हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की जो वीडियो है ना, अनसॉल्व पेपर रसायन विज्ञान का, ठीक है। कक्षा 12 अनसॉल्व पेपर रसायन विज्ञान। और देखिए इसमें सेट वन आपका, देखिए ये मॉडल पेपर भी आपका 2025 का हो चुका है। सेट वन हो चुका है, ये देखिए सेट वन है, लेकिन हम इसको सेट टू के नाम से कराएं। तो यहाँ पर देखिए जो नंबर, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करके सारा पीडीएफ आप खरीद सकते हैं। और ये देखिए आपका सेट टू है, ये भी हो चुका है। सेट थ्री हो चुका है और सेट फोर की बारी है, ठीक है। तो सेट फोर के लिए चलते हैं हम लोग। आप लोग रेडी हो जाइए सेट फोर के लिए। तो सेट फोर के लिए देखिए हम यहाँ पर कॉपी पर लिख लिए, ठीक ना। कॉपी पर देखिए सेट फोर है आपका 2024 का, कोड नंबर है 347 GC, ठीक है। यही कोड है ना। तो देखिए हाँ यही कोड है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर पहला जो होता है बहुविकल्पी प्रश्न, ये पहले हम लोग लेकर आए। तो बहुविकल्पी प्रश्न में देखिए क्या है, विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। तो इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म नहीं। तो देखिए पराशर दाब, हाँ पराशर दाब होता है, क्या होता है, विलियन का अणुसंख्य गुणधर्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए हिमांक अवनमन है गुणधर्म। और देखिए पृष्ठ तनाव, ये जो होता है ये आपका अणुसंख्य गुणधर्म में नहीं आता है, ठीक है। वाष्पदाब का अवनमन भी आता है और क्वथनांक का उन्नयन होता है, वो भी आता है। तो चार होते हैं, लेकिन ये जो पृष्ठ तनाव ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर एक आप सेकेंड, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, तीन धात्विक धनायनों एक्स वाई तथा जेड के मानक अपचयन इलेक्ट्रॉन विभव क्रमशः +0.52 वोल्ट है, -3.03 वोल्ट है तथा -1.18 वोल्ट है। धातुओं की बढ़ने अपचयन क्षमता का क्रम लिखिए। तो इसमें देखिए धातुओं का बढ़ने का अपचयन क्रम क्या है। तो देखिए मानक अपचयन विभव में क्या होता है, अपचयन क्षमता कम, अपचयन क्षमता क्या होती है, कम होती जाती है। इसका देखिए मानक अपचयन, जब मानक अपचयन विभव जब बढ़ेगा, तो यहाँ पर देखिए हम सिंबल दिए हैं, देखिए मानक अपचयन विभव जब अपचय विभव जब बढ़ेगा तो अपचयन क्षमता कम होगी, ठीक है। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी, ये आपके समझने के लिए मैं लिखा हूं कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी होगी, ठीक है, वही सबसे कम कहलाएगा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, तो इसमें देखिए प्लस वाला जो है, ये बड़ी संख्या कौन सा, -3.03 वोल्ट, ये -3 वाला, -3 वाला सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा दिख रहा है, इससे भी बड़ा दिख रहा है ना। तो सबसे कम यही होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आपका, ये देखिए एक्स ये है, ये वाई है, और ये क्या आपका जेड है, ठीक है। जेड आपका ये वाला है, ठीक। यहाँ तक समझ में आई बात। तो अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, इसके रूप में लिखेंगे। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, 3.03 दिख रहा है, लेकिन ये माइनस में है। तो माइनस का मतलब होता है कि सबसे छोटा। तो ये क्या होगा, सबसे सबसे क्या होगा, मानक अपचयन क्षमता क्या होगी, सबसे इसकी क्या होगी, अपचय विभव क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और अपचयन क्षमता जो होगी सबसे कम होगी, ठीक है। तो वाई वाला जो होगा ये वाई होगा, पहले वाई आएगा। तो पहले वाई देखिए किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन एक है, देखिए एक्स है, वाई जेड है, वाई है जेड है, एक्स है, जेड है वाई एक्स वाई, जेड वाई, जेड वाई और एक्स है, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ता क्रम में दिया हुआ है, घटते क्रम में दिया है, ठीक है। पहले बड़ा है, फिर उससे बड़ा है, फिर पहले बड़ा है, फिर छोटा है, फिर सबसे छोटा है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये वाला देखिए, ये वाला क्या है, वाई है, फिर जेड है, फिर एक्स है। तो देखिए वाई जो है आपका ये वाला -3.03 है। फिर उसके बाद जो जेड है आपका -1.18। फिर सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 0.52। तो जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये है, तो सबसे बड़ा जब ये होगा, तो यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही सबसे छोटी होगी, यानी कि अपचयन क्षमता उसी की क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इसकी अपचयन क्षमता क्या है, सबसे कम है। तो अपचयन क्षमता सबसे कम इसकी होगी, फिर उससे ज्यादा इसकी होगी, फिर सबसे ज्यादा जो होगी इसकी अपचयन क्षमता होगी। तो सबसे ज्यादा इसकी अपचयन क्षमता यानी कि वाई, यहाँ देखिए वाई, फिर देखिए आपका जेड है, फिर देखिए एक्स है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला आपका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ग वाला है, कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। प्रथम कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो इसमें आपका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका सेकेंड इनवर्स होता है, क्या होता है, सेकेंड इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर एक वाला क्या हो जाएगा, पहला सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका ये आता है Cu है, फिर Cn का 4 यानी कि 4, ये साइनाइड क्या है, 4 है, और 3 आयन है, ठीक ना। 3 - आयन में Cu की समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या वही होती है जो लिगेंड का
नंबर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय संख्या कहते हैं। तो ये वाला देखिए इसका 4 आएगा, ठीक ना। तो चौथे का चौथा 4 ही आएगा इसमें भी, ठीक है। तो ये चौथे का चौथा और 4, ये भी आंसर भी 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4 आंसर ये वाला सही है। उसके बाद देखिए RX तथा NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड की अभिक्रिया का नाम है। तो इस अभिक्रिया में क्या बनता है, कौन सी अभिक्रिया में इसका रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है ये आपको बताना है कौन सी अभिक्रिया है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है कि फिंकलस्टाइन अभिक्रिया है कि उज अभिक्रिया है कि उज फिटिंग अभिक्रिया। तो ये है फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया। उसके बाद देखिए RnH2 तथा HNO2 की अभिक्रिया से बनता है। तो इसकी अभिक्रिया से क्या बनता है ये आपको क्या करना है, देखिए बताना है। तो RnH2 है तथा HNO2 की अभिक्रिया से बनता है। तो इसकी अभिक्रिया देखिए R है NH2 है और क्या है H है NO2 है। तो इसकी अभिक्रिया से हमें लगता है क्या बनेगा, ये ROH बनेगा। क्या बनेगा, ROH। तो ये वाला ROH बनेगा फिनाल। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सेकेंड वाला, ठीक है। ये आपका सही होगा। और हम लोग ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन था तो ऑप्शन वाला सही मतलब सब ऑप्शन वाला हो गया। अब आगे चलते हम लोग हल करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर आपका 2 है। प्रश्न नंबर 2 का पहला है, कह रहा है कि मोल प्रभाज को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक ना। मोल प्रभाज एक बार और आ चुका है और ये सेट नंबर 4 में फिर आया है। मोल प्रभाज देखिए, या मोल अंश कहिए चाहे मोल प्रभाज की बात एक ही है। तो ये देखिए एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। एकदम सिंपल परिभाषा है। एक विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका परिभाषा हो गई। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ख है। ख क्या है, अभिक्रिया 2Ce4 प्लस है और ये CO है और 2Ce प्लस 3 चार्ज इस पर आया है और प्लस में CO2 प्लस चार्ज इस पर है के लिए ये देखिए दिया है E0 इतना का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। E0 सेल बराबर इतना दिया है। E0 सेल बराबर क्या दिया है, 1.89 वोल्ट दिया है। और देखिए ये इसका भी मान दिया है 0.28 वोल्ट। अब देखिए जब मैं इसको एनोड पर हम लोग क्या करते हैं, एनोड पर क्या होता है, निगेटिव होता है। एनोड पर क्या, एनोड का मतलब होता है निगेटिव, ठीक ना। और कैथोड का मतलब होता है पॉजिटिव। कैथोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है E0 सेल बराबर क्या फार्मूला होता है, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ये फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे अगर चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन जो है, अगर आप लोग वो चैप्टर पढ़े होंगे तो ये वाला फार्मूला आपके पास मतलब आपके सामने आया होगा, ठीक है। तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ये फार्मूला होता है। अब देखिए E0 सेल का वैल्यू इतना दिया है तो इतना रखेंगे, तो इतना रखें और इतने का वैल्यू निकालना है हमें। देखिए इसका वैल्यू निकालना है तो इसको यहाँ पर रख लिए और इतने का वैल्यू दिया है यहाँ पर। देखिए जो ये वाला है इतना है ना, इसका वैल्यू दिया है। तो यहाँ पर जो E0 एनोड है, E0 एनोड का वैल्यू दिया है तो एनोड को हम लोग एनोड का वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है। एनोड का वैल्यू मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको, नहीं समझ में आ रहा है ना, अभी मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया है Ce4 प्लस है और Ce प्लस 3 का मान निकालना है। ये सब क्या है, ये सब आपका ये कैथोड है, ठीक है। ये कैथोड है और ये CO और CO प्लस 2 जो है ये आपका एनोड है, ठीक है। ये जो है ये आपका एनोड है और एनोड की वैल्यू दिया है तो ये एनोड की जगह इसको रख सकते हैं और कैथोड की जगह इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो नहीं दिया, इसका वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू दिया है इस वाले की। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू दिया है तो इसको यहाँ पर रख लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू रख लिए 1.89 बराबर में E0 Ce प्लस चार्ज और Ce प्लस 3 है, ठीक। प्लस में इसका वैल्यू है तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 0.28 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, प्लस में है तो माइनस में देखिए यहाँ पर आया, माइनस में इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में ये वैल्यू बचेगी 1.61, 1.61 बचेगा और ये आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। तो E0 Ce 4 प्लस और Ce
+3 का जो वैल्यू आया प्लस में 1.61 वोल्ट आया। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर है। आप लोग बुक में भी मिला सकते हैं आंसर की में। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आ गया इसका गवाला, रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सेट नंबर 2 में क्वेश्चन हो चुका है, प्रश्न नंबर 4 का ख देखें, ठीक ना। और सेट नंबर, ये कौन सा सेट है, 347 GA वाला, जो सेट नंबर 2 है। ठीक है, इसमें जाकर आप देखेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए आपका अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक ना। तो पहला इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है और इसे क्रिया विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसी अभिक्रिया की कोटि शून्य पूर्णांक, धनात्मक, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक भी हो सकती है, और आणविकता शून्य, ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है कोटि सरल। यहाँ पर सही से देख लीजिएगा अगर नहीं दिख रहा है। कोटि सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रिया को ज्ञात कोटि सरल व जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। ठीक ना, जो कोटि होती है वो जटिल और सरल दोनों अभिक्रियाओं का ज्ञात किया जा सकता है। आणविकता केवल सरल तथा प्रारंभिक अभिक्रिया का ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए चौथी पॉइंट है, यह एक प्रायोगिक मान होता है। यह एक क्या होता है, प्रायोगिक मान होता है। यह एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक ना, आणविकता किसी सरल अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताता है। और ये देखिए कोटि अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक अणुओं सांद्रता के बीच संबंध बताता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था, ये इसका अंतर था। ठीक है, इसका अंतर हो गया, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा इसको। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 का घ है, अंत संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इसके लिए सेट 2 का प्रश्न नंबर 5 का ख का दूसरा देखें। ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं पहले इसको। तो यहाँ पर देखिए पूछा इसमें भी डी ब्लॉक था, ब्लॉक के तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका क्या है, n से 1 तक और d के पावर 1 से 10 तक। ठीक है, n s है और s की पावर क्या है, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और देखिए लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका होता है, जिनान है, ये जिनान से फिर 4f1 से लेकर 14 और 5d 0 से 1 और 6s2। ठीक है, एक्टिनाइड का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एक्टिनाइड से रेडिकल, तो देखिए ये रेडान होता है, रेडान से 5f0 है, और ये 5f0 से लेकर के 14 तक और 6d0 से लेकर 1 तक 7s2 तक होता है। ठीक है, ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, प्रश्न नंबर 3 है। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या है, एक उदाहरण द्वारा प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN को स्पष्ट कीजिए। क्या करना है, स्पष्ट कीजिए प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको लिखे हैं, EAN जो होता है ये क्या होता है, एक प्रभावी परमाणु क्रमांक है। प्रभावी परमाणु इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उप संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। ठीक है, उप संयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा बंध के बनने से प्राप्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावी परमाणु क्रमांक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका जो फार्मूला होता है ये होता है EAN बराबर एटॉमिक नंबर, EAN बराबर पहले ये एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में 2 गुणा करके कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है फिर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लिए हम, यहाँ पर एग्जांपल है K4FeCN6। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, Fe का 26 होता है, तो यहाँ पर 26 लिख लिए एटॉमिक नंबर। फिर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालेंगे, देखिए साइनाइड होता है -1 तो इसका -6 होगा, और ये होता है +4 तो ये 4 और 6 मिलके -2 होगा। -2 को जब 0 के बराबर के इधर भेजेंगे तो कितना आएगा, +2। तो यहाँ पर -2 हो जाए, यहाँ पर माइनस लगा है और ये 2 प्लस में था तो ये 2 लिखेंगे तो ये माइनस हुआ तो माइनस कर ही देगा। ठीक है, 26 - 2 आ गया,
प्लस में 2 गुणे में कर दिए कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि लिगेंडों की संख्या जितनी होती है वही कोऑर्डिनेशन होती है। कितना लिगेंड है? 6 लिगेंड है। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे 6 से, तो 2 गुणे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 26 माइनस 2, 26 माइनस 2, 2 गुणे 6 यानी कि 12 आ गया। 26 में से 2 जाएगा, 24 बचेगा, और 24 में 12 जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। तो EAN नंबर बराबर कितना आ जाएगा? ये 26 आ जाएगा। EAN कितना आ जाएगा आपका? 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 36। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक तथा ट्राईहाइड्रिक फिनाल क्या है? इन सभी का संरचना सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर देखिए हम लिखे हैं मोनोहाइड्रिक फिनाल में 1 OH समूह, डाईहाइड्रिक फिनाल में 2 OH समूह और ट्राईहाइड्रिक फिनाल में 3 OH समूह बेंजीन वलय से कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। जो आपका मोनोहाइड्रिक फिनाल होता है उसमें 1 OH समूह आएगा, और जो आपका डाईहाइड्रिक फिनाल होता है उसमें 2 OH समूह आएगा, और ट्राईहाइड्रिक फिनाल में उसमें कितने OH समूह आएंगे? 3 OH समूह आएंगे। और भी किससे जुड़े रहेंगे? बेंजीन रिंग से जुड़े रहेंगे, वलय से जुड़े रहेंगे। ठीक है, देख लिए यहाँ पर एग्जांपल हम लिए मोनोहाइड्रिक है। देखिए मोनोहाइड्रिक है, इसमें कितना है? ये फिनाल, ये देखिए बेंजीन है, बेंजीन में 1 OH लगा तो फिनाल बना, तो इसको बोलेंगे मोनोहाइड्रिक फिनाल। क्या बोलेंगे इसको? मोनोहाइड्रिक फिनाल बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 OH है, 2 OH है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो एक 1 2 यहाँ पर ऐसे करेंगे तो ये 1 पर आएगा, और ये आएगा आपका 6 पर। ऐसे करेंगे तो ये 1 2 पर आएगा। ठीक है, तो ये दो हाइड्रिक फिनाल है, तो डाई हाइड्रिक फिनाल इसको बोलेंगे। ठीक है, 2 OH ग्रुप आया बेंजीन पर तो डाई हाइड्रिक फिनाल बोलेंगे। ये देखिए 1 2 3, 3 OH ग्रुप आया है किस पर? बेंजीन पर, तो 3 OH आएगा तो इसको बोलेंगे ट्राई हाइड्रिक फिनाल। क्या बोलेंगे? ट्राई हाइड्रिक फिनाल है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। ठीक ना, बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको लिखे हैं और ये आपको लिख लेना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पर। अभी देखिए अब क्वेश्चन नंबर आपका 3 का ग है, एल्कोहल और फिनाल की जल में विलेयता का कारण स्पष्ट कीजिए। तो एल्कोहल और फिनाल की जल में विलेयता का कारण बताना है। देखिए एल्कोहल और फिनाल जल के साथ हाइड्रोजन आबंध के कारण विलय होते हैं, यही बताना था, बता दिए। एग्जाम्पल दे देते हैं यहाँ पर। देखिए एल्कोहल और फिनाल क्या होता है? जो जल में किसके कारण जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन आबंध के कारण। किसके कारण? हाइड्रोजन आबंध। तो यहाँ पर देखिए जल में क्या होता है? यहाँ पर देखिए एल्कोहल जो होता है किसके साथ? वो H से जुड़ा होता है, और इसमें देखिए ये हाइड्रोजन बंध होता है, इसी को बोलते हैं। ये इस प्रकार से जो बॉन्ड बनता है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आबंध। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए डॉट डॉट करके H बना है, फिर यहाँ पर O है, फिर यहाँ पर डॉट डॉट H रहेगा, फिर यहाँ पर डॉट डॉट H है, फिर R है। इस प्रकार से ये आपका क्या बन गया? एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ही क्या होता है? वो जल में विलय होता है। ठीक ना, तो वही बताना था। और देखिए आपका फिनाल भी कैसे बॉन्ड बनाता है? देखिए यहाँ पर देखिए ये O है, ये बेंजीन है, बेंजीन पर OH है, O है, और ये देखिए H है, और ये H देखिए डॉट डॉट करके इस O से जुड़ा है, और ये बेंजीन से जुड़ा है। फिर ये H देखिए डॉट डॉट करके इस O से जुड़ा है, फिर ये बेंजीन से जुड़ा है। फिर इसी प्रकार से ऐसे ऐसे प्रोसेस मतलब आगे भी बढ़ती है। ठीक है, आगे भी रहती है। मैं इतना ही। और देखिए आपका जो FON है, ये देखिए फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये तीन ही बस हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कौन कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके है? ऑक्सीजन के बीच में है। ठीक है, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो यही 3 होते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इस समझ में आया बात? अब देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 के घ पर। प्रश्न नंबर 3 का घ देखिए, एंजाइम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी क्रिया विधि लिखिए। एंजाइम को परिभाषित करना और क्रिया विधि लिखना। तो देखिए एंजाइम क्या होता है? एंजाइम कोशिकाओं में पाए जाने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहे जाते हैं। जो कोशिकाओं में पाए जाने वाले होते हैं जैव, उसको क्या बोलते हैं? उसी उत्प्रेरक को हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम कहे जाते हैं। ठीक है, सभी एंजाइम रासायनिक रूप से प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं कुछ नहीं होते, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। जो एंजाइम होते हैं क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, तथा विशिष्ट प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को ही उत्प्रेरित करते हैं। तथा विशिष्ट प्रकार की रासायनिक क्रियाओं को ही क्या करते हैं? ये उत्प्रेरित करते हैं। अभी इसका देखिए क्रिया विधि देखते हैं। एंजाइमों की कणों एंजाइमों के कणों के पृष्ठ पर विशेष आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं, जिनमें उच्च आकृति के अभिकारक अणु आकर फिट हो जाते हैं। यानी कि देखिए
एंजाइमों के कणों के पृष्ठ पर विशेष आकृति के सक्रिय केंद्र होते हैं, जिसमें उच्च आकृति के अभिकारक अणु आकर के वहां पर बैठ जाते हैं, फिट हो जाते हैं। जैसे किसी ताले में कुंजी फिट हो जाती है, जैसे किसी ताले में चाबी फिट हो जाती है, उसी प्रकार से ये फिट हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस मॉडल को ताला कुंजी मॉडल भी कहा जाता है। इसलिए क्या, इस मॉडल को हम लोग ताला कुंजी या ताला चाबी वाला मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए एक एंजाइम है और ये ईएस है, और जब ईएस दोनों जुड़ जाता है ये माध्यमिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? माध्यमिक यौगिक। और जब ये दोनों टूटता है तो ये प्रोडक्ट और एंजाइम बनाता है, तो ये उत्पाद बनता है। क्या बनता है? यह ईएस क्या बनता है? उत्पाद बनता है, जब ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अब देखिए हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या करा है। हैलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि एवं उदाहरण की सहायता से समझाइए। ठीक ना, एक उदाहरण की सहायता से क्या करना है? समझाना है। तो यहाँ पर देखिए हैलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए क्या हम लिए हैं, ये लिए हम लोग एक मेथिल क्लोराइड। ठीक ना, क्या है? मेथिल क्लोराइड। ये क्या है? मेथिल क्लोराइड है, जिसका फार्मूला होता है CH3Cl। तो यहाँ पर H को हम लोग अलग अलग लिख लिए हैं, यहाँ पर H और C और Cl इसको इसके साथ जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो होता है ना, ये अपना ये बांड उठा लेता है, इलेक्ट्रॉन उठा लेता है। जब इलेक्ट्रॉन ये लेकर जाएगा तो यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज के रूप में लेकर जाएगा, और जो कार्बन पर एक ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक ना, कार्बन पर क्या हो जाता है? एक पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप था, इसका यह क्या था? फर्स्ट स्टेप। अब यही चीज हम लोग इसी को लेकर आएंगे फिर एक सेकेंड स्टेप में। तो ये एक हाइड्रो OH से क्या करेगा? एक क्षार से क्या क्रिया करेगा। ठीक है, तो क्षार लेकर आएंगे इसके साथ। जब इसके साथ हम लोग क्षार लेकर आते हैं तो ये इस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, और इसको भी किसकी जरूरत होती है? नेगेटिव चार्ज की जरूरत होती है। तो OH कहाँ पर बांड बनाएगा? इस कार्बन से सीधे इस आमने सामने से बांड बनाएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला जो चार्ज रहेगा वो हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो कमी थी वो पूरा हुई, और कमी जब पूरी हो जाती है तो क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए CH3 और OH बन गया, यानी कि मेथेनॉल बन गया। ठीक ना, मेथिल क्लोराइड से मेथेनॉल बन गया। ये सेकेंड स्टेप था। तो यही था हैलो एल्केनो में नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए, बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान है। इसको आप लोग एग्जाम्पल में अगर रखे रहेंगे तो अगर क्वेश्चन आएगा पेपर में तो इसको आप लोग बस इतना ही कर देंगे, आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, 3 नंबर। अब देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 4 के ख पर। प्रश्न नंबर 4 का ख है, क्लोरोबेंजीन के हैलोजन नाइट्रीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर देखिए ये है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन पर क्लोरीन लगा यानी कि क्लोरोबेंजीन आपका। हाइलोजनीकरण का मतलब होता है किसी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। तो Cl2 से क्या करेंगे हम लोग? क्रिया कराएंगे। तो Cl2 से क्रिया कराएं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसका क्रिया होता है, यानी कि बिना जल के AlCl3 है उसी के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर देखिए क्रिया करेगा तो ये जो क्लोरीन होगा एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये आर्थो पर एक क्लोरीन जुड़ गया, आर्थो पर ये क्लोरीन हुआ है तो आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन कहेंगे। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है तो इसलिए डाई क्लोरो लगाएंगे। ये क्लोरीन किस पर जुड़ा है? आर्थो पर, तो यहाँ पर लिखेंगे आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। ये आर्थो पर भी जुड़ सकता है या फिर पैरा पर भी जुड़ सकता है, तो ये भी बन सकता है या ये भी बन सकता है, दोनों बन सकता है। तो अगर इसका नाम लिखेंगे तो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन लिखेंगे, और इसका नाम लिखेंगे तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिखेंगे। ठीक है, आप ये भी बना देंगे, ये भी बना देंगे, दोनों में से कोई बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बना दीजिएगा। यहाँ पर देखिए नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण में क्या होता है? नाइट्रीकरण में देखिए जो ये बेंजीन है और क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन आपका देखिए HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो ये पिक्रिक अम्ल बनाएगा। अगर तनु के साथ करता तो क्या बनाता? तनु के साथ करता ना तो ये क्या बनाता आपका? आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनाता। ठीक है, यानी कि एक आर्थो पर ये NO2 जुड़ जाता है या पैरा पर जुड़ जाता है, ये NO2 जो है तब वो तनु के साथ जब क्रिया करता तब। ये सांद्र के साथ किया, सांद्र H2SO4 के साथ, तो ये क्या बनाएगा? पिक्रिक अम्ल बनाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, कि सांद्र के साथ कराना है कि तनु के साथ कराना है। तो तनु के साथ कराएंगे तो अगर यहाँ पर तनु लिख देंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही NO2 जुड़ेगा।
अगर यहाँ पर सांद्र लिखेंगे तो तीनों जगह पर NO2 जुड़ेगा, तो इसको पिक्रिक अम्ल कहेंगे। और उसको हम लोग कहेंगे आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अगर वो एक रहेगा तब। अब देखिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है मैं लिखा नहीं यहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत बार आ चुकी है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आप पढ़े भी होंगे, उसको आप लोग लिख लीजिएगा, उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं देर न करते हुए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ग है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक आपका क्या होता है, देखिए ग्रिग्नार्ड BrMgR कह सकते हैं, यहाँ पर XMgR RMgX भी कहते हैं, या जैसे आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये आपका फार्मेल्डिहाइड होता है, पहला फार्मेल्डिहाइड है। फार्मेल्डिहाइड का ये फार्मूला होता है HCHO होता है, तो H को इधर और O को डबल बॉन्ड से जोड़ दिए, तो ये जब बॉन्ड उठाता है तो इस पर निगेटिव चार्ज आता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये जब बॉन्ड उठाता है तो इस पर निगेटिव R ही हमेशा तोड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पर हमेशा R टूटेगा, यहाँ पर हमेशा O बॉन्ड उठाएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। जब ये बॉन्ड उठाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, तो ये निगेटिव चार्ज वाला किससे जुड़ेगा, इस पॉजिटिव वाले से जुड़ेगा, और ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव वाले से जुड़ेगा, ठीक है। कभी भी निगेटिव वाला निगेटिव से नहीं जुड़ेगा और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से नहीं जुड़ेगा, अपने विपरीत ही जुड़ेंगे। जब भी जुड़ेगा तो ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव से ही जुड़ेगा, और जब भी जुड़ेगा तो ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव से जुड़ेगा, ठीक है। इतना बात याद रखना। तो यहाँ पर ये बन जाएगा, तो ये फिर एक बार बार उठाएगा तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। फिर एक बार इसका जल अपघटन कराएंगे तो H+OH- में टूटता है, तो ये H+ वाला इस निगेटिव के साथ जुड़ेगा, OH- वाला इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा, आपका देखिए 1 डिग्री एल्कोहल। क्या बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल, यानी कि ये जो कार्बन है इस कार्बन से डायरेक्टली कोई कार्बन नहीं जुड़ा है, और यहाँ पर देखिए OH है, इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा है OH, और इसकी कोई और श्रृंखला जो इधर गई वो इधर गई वो नहीं है, ठीक है। तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, और ये साइड प्रोडक्ट बना। और देखिए दूसरा अभिक्रिया द्वितीयक एल्कोहल बनाने की वही चीज लेंगे, बस यहाँ पर देखिए H की जगह पर हम लोग CH3 कर देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O, माइनस चार्ज है, यहाँ पर बॉन्ड उठाया तो माइनस आएगा, ये भी बताए हम। RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ये बॉन्ड तोड़ेगा, जब ये बॉन्ड उठाएगा तो ये देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। अब कहेंगे जब ये बॉन्ड उठा रहा है तो इस पर निगेटिव चार्ज क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक ना, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये R जो होता है एक ही वाला होता है, तो यहाँ पर इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, और ये वाला जो पॉजिटिव इस निगेटिव के साथ जुड़ेगा, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये CH3COMgX और ये HR और ये H2 जल अपघटन, फिर से इसका जल अपघटन कराएंगे जैसे इसका कराए थे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, देखिए द्वितीयक एल्कोहल बन जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका द्वितीयक एल्कोहल यानी कि 2 डिग्री एल्कोहल बन गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम, पहला वाला अगर आ गया तो दूसरा आ जाएगा, और दूसरा आ गया तो आपको तीसरा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि तीसरे में कुछ नहीं करना है। CH3 दूध ले लेना है, जब दूध CH3 ले लेंगे तो ये समझ लिए ट्राई एल्कोहल ही बनेगा, ठीक ना, यानी कि तृतीयक एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पर देखिए उसी प्रकार से सब क्रिया हो गई, और यहाँ पर भी CH3 ले सकते हैं या R ले लेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो R के जगह पर CH3 रखते हैं, X की जगह पर Br रख लेते हैं इस बार, ठीक है। तो ये बॉन्ड उठाएगा, फिर माइनस चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इस बार बॉन्ड किधर की उठ गया जी, उल्टे उठ गया क्या। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर भी इधर की बॉन्ड उठेगा, यहाँ पर भी इधर की बॉन्ड उठेगा, ठीक है। तो ये निगेटिव चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज इस पर आएगा, तभी जब बॉन्ड इधर की उठेगा तभी। गलती हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी है, सॉरी को एक्सेप्ट कर लेना, और देखिए इसको आगे लेकर चलो। तो यहाँ पर देखिए आपका बन जाएगा CH3COMgBr, और CH3 हर जगह जुड़ जाएगा, क्योंकि ये CH3 है तो CH3 इसमें जुड़ेगा, 3 CH3 हो जाएगा। फिर इसका जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन में H2O से क्रिया कराते हैं, H2O से क्रिया कराएंगे तो ये आपका तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा, 3rd डिग्री एल्कोहल, ठीक है। और MgOH जो हमेशा निकलता है वही निकल जाएगा इस बार भी। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 का घ वाला अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने हेतु 2 रासायनिक परीक्षण तथा संगत रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्डिहाइड और कीटोन, देखिए दोनों में विभेद करते हैं। देखिए समान कार्बन परमाणु जो एल्डिहाइड होते हैं, एल्डिहाइड समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्लों में आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। जो आपका एल्डिहाइड होता है वो समान कार्बन वाले जो परमाणु होते हैं उनमें क्या होते हैं, आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं।
और जो आपका कीटोन होते हैं कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल में ऑक्सीकृत होते हैं, यानी कि ये कम कार्बन परमाणु वाले में क्या होते हैं, ऑक्सीकृत होते हैं। और इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है एल्डिहाइड फेलिंग विलयन से क्रिया कर क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। जो आपका एल्डिहाइड होता है वो किसके साथ, फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्या बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। और जो आपका कीटोन होता है वो क्यूप्रस जो फेलिंग विलयन होता है उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना, कुछ नहीं बनाता है, सेम टू सेम वही रह जाता है, मतलब रिएक्ट ही नहीं करता है फेलिंग विलयन से। कौन, कीटोन। कीटोन जो होता है फेलिंग विलयन से रिएक्शन ही नहीं करता है, विक्रिया ही नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन वही वाला है और इसमें का थोड़ा सा बचा, देखिए तीसरी पॉइंट है टाले विकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। कौन, जो एल्डिहाइड होता है वो टाले विकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है, रजत दर्पण बनाता है। और जो आपका कीटोन होता है कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना, ये टाले विकर्मक से क्रिया करके कुछ नहीं बनाता है, उसी तरह रहता है। चौथा है अधिकांश एल्डिहाइड जो होते हैं सिर्फ अभिकर्मक को अपचयित करते हैं। जो एल्डिहाइड होते हैं कौन से अभिकर्मक को, सिर्फ अभिकर्मक क्या करते हैं, अपचयित करते हैं। और जो कीटोन होते हैं कोई परिवर्तन नहीं होता है कीटोन में। और देखिए शीघ्रता से बहुलीकृत होता है। जो आपका एल्डिहाइड होता है ये क्या होता है, शीघ्रता से बहुलीकृत होता है। और जो कीटोन होता है बहुलीकृत नहीं होता है। आपका जो कीटोन होता है वह बहुलीकृत नहीं होता है, ठीक है। तो आज के लिए प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 4 तक हम खत्म किए। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 हम लिख करके रखे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग करा देंगे, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग पीडीएफ नहीं लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तब भी ले लीजिए, क्योंकि पेपर नजदीक आ रहा है। पेपर में इतना हेल्प करता है कि 80 से 85% आपको उसमें से ही मिलने का चांस रहता है, ठीक ना। तो अगर नहीं लेना चाह रहे हैं तो भी ले लीजिए, और लेना चाह रहे हैं तो उसकी बात ही छोड़िए। पहले ही हम लोग नंबर आपको दे चुके हैं। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।